इस बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। यहाँ पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में एक व्यक्ति की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 37 साल के मिलिंद कुलकर्णी रोज की तरह वर्कआउट कर रहे थे और एक सेशन खत्म करने के बाद उन्हें चक्कर आया। इसके बाद जब वो पानी पी रहे थे तभी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जैसे ही मिलिंद गिरे वहां पर मौजूद लोग फौरन उनके पास पहुंचे और उन्हें नजदीकी यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरीके से एक ये हैरान कर देने वाला मामला और निकलकर सामने आया है, जहां वर्कआउट के दौरान एक व्यक्ति की मौत का ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वर्कआउट के दौरान जो है एक व्यक्ति की मौत की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। किस तरीके से वर्कआउट का एक सेशन ख़त्म करने के बाद जो है व्यक्ति की मौत हो गई। तो लगातार जिस तरीके से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से घटनाएं जो है वो लगातार आखिर बढ़ क्यों रही हैं, आखिर क्यों ऐसा ये हो रहा है। क्योंकि ये केवल एक ऐसी तस्वीर नहीं, ऐसी कई तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी साधारण दिनचर्या में होते हैं और देखते ही देखते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए इस विषय पर मेदांता हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर तरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर तरुण, बहुत स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ पर। आप डॉक्टर तरुण, मैं आपसे समझना चाहूँगा सबसे पहले तो यही कि आखिर हार्ट अटैक आज के समय में इतना आम क्यों हो चला है। जैसे पहले हम कुछ समय पहले तक देखते थे लोगों को खांसी बुखार हो रहा है, कॉमन बीमारी हुआ करती थी, अब हार्ट की समस्या बड़ी कॉमन सी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। आज से 10-15 साल पहले मैं भी लोगों को बोलता था अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो रिस्क है, उसके नीचे है तो आप सेफ हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से काफी कॉमनली देखा जा रहा है कि यंग पेशेंट में भी काफी हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है। स्पेशली हम बोलेंगे पोस्ट कोविड एरा जिसे हम बोल रहे हैं आजकल, तो पोस्ट कोविड एरा में काफ़ी यंग पेशेंट में भी हार्ट अटैक के केसेस सामने देखने को आ रहे हैं। इसके मुख्य कारण यही है कि या तो हमारी दिनचर्या खराब हो गई है, लाइफस्टाइल खराब हो गया है, क्योंकि हर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाक रप्चर आने से हार्ट अटैक आता है। तो रप्चर की टेंडेंसी डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है, या तो उसका कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या हमारी बॉडी में परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन है जो उस कोविड एरा में बनी हुई है, और अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, कहने मतलब विदाउट कार्डियक फिटनेस हम जो भी हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज का प्लान करते हैं तो आपको अपना एक कार्डियक इवोल्यूशन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर कार्डियक चेकअप नहीं हुआ है और आप हैवी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एक और कॉमनली चीज़ है जो जिम सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट आप लोग लेते हैं, वो भी हो सकता है कि प्रॉपरली नहीं ले रहे हो या उसका जो क्वांटिटी है या जो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके लिए सेफ ना हो। तो आपको एक प्रॉपर कार्डियक चेकअप करवाना है, तभी आपको हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग या जिम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने रिस्क फैक्टर प्रॉपरली कंट्रोल करने हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट, रेगुलर वॉकिंग, डाइट, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो ये आप करेंगे, उसके बाद अपना चेकअप करवाएंगे, तो उसके बाद आप एक जिम स्टार्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर अगर वर्कआउट से हट के नॉर्मल हम दिनचर्या को लेकर बात करें, कई तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आई थी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई बैठा हुआ अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा है, या घर में हमने देखा लोग जिस तरीके से खड़े हैं या अपने घर में ही हल्के फुल्की वॉक कर रहे हैं और उस दौरान उन्हें अटैक आ जाता है, उनकी मौत हो जाती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि सर जो एक साइलेंट अटैक जिसका जिक्र किया जा रहा है, सर मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर ये साइलेंट हार्ट अटैक है क्या और किस तरीके से इससे बचा भी जा सकता है, वो भी प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। पहले हमें दो चीजों को समझना है, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में मामूली सा डिफरेंस है। हार्ट अटैक जो आपकी हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज आने से आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उससे हार्ट अटैक बोलते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट है, जैसे अभी आपने जिम की फोटो दिखाई एक्सरसाइज, ये हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है, इसमें आपकी हार्ट की गति रुक जाती है और आपका हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। स्पेशली मिडिल टू लेट एज में
कार्डियक अरेस्ट का प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन स्पेशली हम बच्चों की बात करें या काफ़ी यंगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें और कॉजेज भी आते हैं, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, वेंट्रिकुलर अर्दमियाज और जेनेटिक कॉजेज भी आते हैं, क्योंकि वो हर यानी कि हर हार्ट अटैक का कारण या हर कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक नहीं होता है, कुछ और भी कॉजेज होते हैं। जी। डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर जिसको कहते हैं साइलेंट जी हार्ट अटैक, जैसे आपने बात की थी, जी एक्चुअली हम सिम्टम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास केस आया, उसको पिछले 2 सालों से जब भी वो हैवी जिम जिम करता था उसको लेफ्ट हैंड में पेन होता था, जिसको वो जी नेग्लेक्ट करता था ये बोलकर कि ये मसल पुल हो सकता है। अगर उसने प्रॉपरली किसी को दिखाया हुआ था तो डेफिनेटली किसी ने कहा होता कि एंजाइना है, आपको प्रॉपर कार्डियक एबोल्यूशन करवाना चाहिए। वो जी सिमिलरली ऐसे ही जिम में अरेस्ट हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आप देखते हैं कि व्यक्ति जिम में अरेस्ट हुआ लेकिन किसी ने भी इसका सीपीआर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि सीपीआर एक तरीका है जिससे आप उसको वाइटल ऑर्गन्स को एक ब्लड सप्लाई दे सकते हैं, उससे उसको सैल्वेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आउट ऑफ हॉस्पिटल सीपीआर ले पर्सन द्वारा जो भी जिम में काम कर रहे हैं इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जो भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है और तब आपको लेके जाना है। विदाउट सीपीआर स्टार्ट किए अगर आप लेके जाएंगे तो वहाँ जाते जाते पेशेंट का हाइपॉक्सिक डैमेज हो जाएगा और रिकवरी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो साइलेंट हार्ट अटैक आने के चांसेस किस एज ग्रुप में होते हैं? स्पेशली एल्डरली जी पॉपुलेशन में होते हैं, जी सीकेडी पॉपुलेशन में होते हैं, और जिनको डायबिटीज है तो डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम और एल्डरली ग्रुप में ये साइलेंट हार्ट अटैक के फीचर्स जी आते हैं। यंगर पॉपुलेशन में साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता, यूजुअली हम अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो भी माइनर सिम्टम्स हो, लेफ्ट अपर आर्म पेन, चेस्ट पेन, बर्निंग इन द चेस्ट, अपर बैक पेन, वॉकिंग करने से बढ़ रहा हो, अननेसेसरी टायर्डनेस हो रही हो, आपको इजी फटीगेबिलिटी हो रही हो, सांस फूल रहा हो या आपको ज़्यादा पसीना भी आ रहा हो, तो आपको तुरंत अपने अपने आसपास किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना पूरा कार्डियक चेकअप करवाना चाहिए। जी सर, इसके मुख्य कारण क्या है? क्या आपको लगता है स्ट्रेस, या जो हमारी डाइट चेंज हुई है, हमारा खाना पीना देखिए, चेंज हुआ है, या फिर बिल्कुल हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर बात करें? बिल्कुल देखिए, जो हार्ट अटैक बोलते हैं या कार्डियक डिजीज बोलते हैं, इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। एक होता जी है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एज, मेल सेक्स और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। अगर ये तीन चीज़ें इनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपकी एज बढ़ती है हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मेल सेक्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन, और किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। इन तीन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। 95% कॉज हार्ट अटैक आने का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से होता है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है स्मोकिंग, जो आप देख रहे हैं बहुत कॉमनली बढ़ गया है, तो जी स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड, डायबिटीज़, डायबिटीज़ को आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज आता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन अगर आपको है तो प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, उसको कंट्रोल करना है। फोर्थ आता है आपका लिपिड, अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं या ड्रग से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आता है एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप पूरा दिन कितना टाइम बैठे रहते हैं, या वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना डेली एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ताकि आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकें। और आता है एक स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करें, या आप ऑल्टरनेटिव देखें कि उस स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं। कुछ चीज़ें आप और भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में, जैसे पॉल्यूशन। अगर आपके घर के आसपास पॉल्यूशन है तो कोशिश करें कि जिस टाइम ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उस टाइम आप मास्क लगा के जाएं। तो कुछ चीज़ें और भी नहीं देखने को आ रही है, जैसे माइक्रो प्लास्टिक, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आप मोस्टली 95% प्रिवेंटेबल या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जी जी। सर, जिस तरीके से आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी, इसी को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊंगा, और केवल अगर अपने लाइफस्टाइल को लेकर बात करें, अपने लाइफस्टाइल में कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनमें हम चेंज लाकर इन चीज़ों से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज़ जो है उससे बच सकते हैं? जी, देखिए यूजुअली क्या हो रहा है कि जो लोगों को समझ में आता है लाइफस्टाइल, काफ़ी लेट समझ में आता है। जब वो बिल्कुल 35-40 के होते हैं तब तक बिल्कुल तो हार्ट डिजीज आजकल सेट इन हो जाती है आपकी बॉडी में। जी तो जो लाइफस्टाइल इनकलकेट करना है हमें टीनेजर्स में करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चे चिप्स खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। क्योंकि जितने भी आप फ्राइड फूड, जंक फूड खाते हैं उसमें एक तो अनहेल्दी फैट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, और एलडीएल बढ़ाता है आपका, और उसमें ऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो ये आपके जो भी बॉडी में प्लाक होते हैं उसको रप्चर करने की टेंडेंसी भी बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट का मतलब है कि आप नेचुरल सोर्स से बनी हुई चीज़ें लें, प्रोटीन एडिक्वेट क्वांटिटी में लें, फैट कम लें डाइट में, और कार्ब्स भी कम लें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। बाहर का खाना कम से कम खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में आप
क्या ऑयल यूज हो रहा है, कितना ऑयल यूज हो रहा है, कितनी बार उसको फ्राई किया गया, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप घर में बना हुआ खाना खाएं, वेजिटेरियन खाना खाएं, रेड मीट अवॉइड करें, अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, रेगुलर वॉक करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ फॉर्म में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे वो डेली वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, या आप योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे योगा एक ऐसी फॉर्म ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो आपके माइंड, बॉडी और सब चीज़ों पे इफेक्ट करती है और आपको एक स्ट्रेस से भी रिलीफ देती है। जी जी। डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर एक पॉइंट की ओर मैं आपसे इशारा करूंगा और उस पर भी मैं कुछ बातचीत आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से सर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती नज़र आ रही है पिछले 2 से 3 सालों में ज़्यादा, वो है कोविड वैक्सीन को लेकर। लोगों का लगातार ये मानना है, ये कहना है, या यूँ कहे जो भी उसे हम भ्रम कह सकते हैं या आप लोगों की सोच कह सकते हैं, कि उनका ये कहना कि जब से कोविड वैक्सीन लगवाई है उसके बाद से लोगों के अंदर हार्ट डिजीज़ बढ़ती चली जा रही है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, देखिए हम ये बोल सकते हैं कि पोस्ट कोविड एरा में डेफिनेटली यंगर पॉपुलेशन में जी हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जी अब उसका रीज़न वैक्सीन है, या सब पेशेंट को कोविड, सभी लोगों को कोविड हुआ है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो। तो हम ये नहीं बोल सकते वैक्सीन ही रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं आईसीएमआर ने की है, उसमें पाया गया है कि वैक्सीनेटेड पर्सन और अनवैक्सीनेटेड पर्सन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हार्ट अटैक आने का, और ये सेफ पाई गई हैं। तो ये कहना गलत होगा कि वैक्सीन एक प्रमुख कारण है, लेकिन डेफिनेटली पोस्ट कोविड एरा में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। हमें अपना लाइफस्टाइल और बेहतर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये हार्ट अटैक से बचे रहें। जी। मतलब डॉक्टर तरुण, ये माना जाए सीधे तौर पर कि जो वैक्सीनेशन हुआ है लोगों का, उससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी, देखिए एक तो ये मेरे हिसाब से ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन ने इफेक्ट किया है या कोविड ने इफेक्ट किया, क्योंकि सबको जी कोविड भी हुआ है मोस्टली और वैक्सीनेशन भी मिला है। बिल्कुल। लेकिन जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया या जिन्होंने लिया, उनमें कंपेयर किया गया तो वैक्सीनेशन में कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। इमीडिएट कुछ जरूर केस रिपोर्ट्स आई थी कि लगने के बाद हार्ट अटैक आए, लेकिन वही प्रूव नहीं हो पाई थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में कि वैक्सीनेशन ने हार्ट को काफ़ी अफेक्ट किया, लेकिन डेफिनेटली पोस्ट कोविड एरा में हमें बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर अपना, मैंने क्या बोला कि जो चीज़ हो गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप क्या चेंज कर सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने से आप 95% हार्ट अटैक आने के चांसेस कम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर तरुण, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी पोस्ट कोविड का जिक्र आपने किया, वैक्सीनेशन का जिक्र हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके ऊपर भी एक स्टडी की ज़रूरत है ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर ये इतने मामले लगातार तेजी से बढ़ने क्यों लगे हैं। जी बिल्कुल, आईसीएमआर ने ऐसे स्टडी की है जी कोविड वैक्सीनेशन पे, उन्होंने पाया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया हार्ट पे। जी लेकिन यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं, प्लाक रप्चर्स क्यों हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ क्यों हो रही है, डेफिनेटली गंभीर जिक्र का विषय है, जिसपे और शोध होनी चाहिए या और स्टडीज होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि इंडिया में ऐसा क्या चेंज आया है कि हम लोग सब हार्ट अटैक से ससेप्टेबल हो गए हैं और एक पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, तो हर किसी में डर का माहौल है। मैं ये बोलूँगा कि आपको वेट नहीं करना है कि मैं 40 प्लस हो, एज का वेट नहीं करना। आपको जब भी आप हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप प्रॉपर एक अपना कार्डियक चेकअप करवाएं, क्योंकि जी काफ़ी कार्डियोमायोपैथीज भी होती है जिसमें हम हैवी एक्सरसाइज मना करते हैं, तो वो जी एक सिंपल इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से आप रूल आउट कर सकते हैं। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज का स्टार्ट करने का करते हैं तो हम बोलेंगे टीएमटी जरूर चेक करें। जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि शुरुआती लक्षण जो है वो कैसे पहचाने जाएं, अगर आम लोगों को लेकर अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहें तो। जी, देखिए जो कार्डियक पेन होता है या जो अंजाइना होता है वो आपको लेफ्ट साइड चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट, एपिगेस्ट्रियम में आपको प्रेशर जैसी फीलिंग, हैवीनेस, बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है। ये पेन आपका लोअर जॉ जी तक जा सकता है, लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर सकता है, अपर बैक में हो सकता है। इसके साथ घबराहट हो सकती है, सांस फूलना हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोश होकर गिर सकते हैं। ये अगर पेन बढ़ता जा रहा है या आपको स्टार्ट होता है तो आप तुरंत, अगर आसपास कहीं भी जाके इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए, आप वेट नहीं करना चाहिए। कोई भी पेन जो आप एक फिंगर से पिन पॉइंट कर पा रहे हैं या आप प्रेशर कर दबा रहे हैं चेस्ट में, तो आपका बढ़ रहा है और सांस के साथ बढ़ रहा है, तो अनलाइकली हार्ट का पेन होगा। लेकिन जब भी आपको पेन हो तो ये नहीं सोचना है कि मस्कुलर स्पैज्म हो गया है या मुझे ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। पहले जाके तुरंत एक ईसीजी करवाएं, लेट द डॉक्टर डिसाइड कि ये हार्ट का पेन है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या मसल पुल है, ताकि जी प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि कार्डियक या किसी भी कंडीशन में क्या डिले इज इशू, जितना भी डिले होता है उतना आपका डैमेज बढ़ता जाता है या आपके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। डिले नहीं करना है, रूल आउट जरूर करना है और इमीडिएटली रूल आउट करना है। जी जी।
डॉक्टर तरुण, इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जिस तरीके से भी आपने टीएमटी इको ईसीजी का जिक्र किया, जैसे अगर आमतौर पर लोग जनरली जो ब्लड टेस्ट हैं वो तो करवा लेते हैं, कई लोगों को देखा, कई जो फैमिलीज ऐसी हैं वो नियमित रूप से 3 महीने 6 महीने आप 1 साल के हिसाब से अपने ब्लड टेस्ट करवाती रहती हैं। लेकिन सर हम अक्सर कहीं ना कहीं हार्ट को भी भूल जाते हैं। कुछ अगर आप ऐसा कुछ बताएं टेस्ट जो जनरली लोगों को करवा लेना चाहिए, चाहे वो बीमार हो या ना हो, चाहे उन्हें कोई समस्या हो या ना हो। जी, जो बीपी चेक है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स के बाद रेगुलर चेक करवाना चाहिए। कुछ नंबर्स आपको, जैसे ही आप एडल्टहुड में आते हैं, आपको याद होने चाहिए कि आपका वेट कितना है जी, आपकी जो पेट की आकार है वो कितना है, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका लिपिड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है ना। तो बीपी, शुगर और आपका वेट, जिसको बीएमआई भी बोलते हैं, अगर हम उससे हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर ये नंबर्स आपको पता है और ये वेल कंट्रोल्ड में है, तो कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन जब भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपका एक कार्डियक इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक ईसीजी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इकोकार्डियोग्राम और एक ट्रेडमिल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो करने की जरूरत होती है। तो ये जो टेस्ट हैं एटलीस्ट वंस इन ईयर करने चाहिए। जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका तो रेगुलर, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका तो रेगुलर हर साल ये गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन एक आम आदमी को भी एक हर साल करवाना चाहिए। जी, डॉक्टर तरुण, जिस तरीके से आपने जिक्र किया ईसीजी का, टीएमटी टेस्ट का, ट्रेडमिल टेस्ट का, आप इन टेस्टों से कैसे हम आइडेंटिफाई फिर करते हैं या किस तरीके से प्रोसीजर होता है? क्या ये फर्स्ट स्टेप होता है हार्ट की डिजीज को समझने के लिए या ये सेकंड स्टेप? जी देखिए, ये सब कार्डियक इवोल्यूशन है कि सिग्निफिकेंट हार्ट इश्यू को देखने के लिए कि भाई कहीं अंडर सिग्निफिकेंट हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्कीमिया तो नहीं हो रहा है हार्ट के अंदर। क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होगी तो ये टीएमटी आपको बता सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा हर टेस्ट की एक सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है। कहने मतलब कितने लोगों में डिटेक्ट कर सकते हैं। जो टीएमटी की है वो नियरली 68-69% के आसपास आती है। कहने का मतलब 100 में से 70 लोगों में बता पाएगा उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। 100% श्योर कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें अपना रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना है। हर पेशेंट का या हर व्यक्ति का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। उसमें क्या देखना है आपको कि उसको 10 ईयर में कितना रिस्क है हार्ट अटैक आने का। तो कुछ रिस्क कोर्स होते हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसको चेक करना चाहिए। सिंपल एज, लिपिड लेवल, स्मोकिंग स्टेटस, हाइपरटेंशन, बीपी कितना है, और कैल्शियम स्कोर एक चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं। एक सिंपल, हम बोलते हैं कि हर किसी को अपनी कोरोनरी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। जब भी आपको लगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम है या आपके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है, तो एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करने में कोई हार्म नहीं होता है। एक तो उससे आपका कैल्शियम स्कोर पता लग जाता है। कैल्शियम स्कोर आपको बताता है कि आपको आगे हार्ट डिजीज होने के चांसेस कितने हैं या आपका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा। और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बताता है ब्लॉकेज कितनी है आपके आर्टरीज के अंदर। क्योंकि ब्लॉकेज कितनी है उससे दो चीजें होती हैं कि जो आप मेडिसिन हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए या हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो कितनी डोज में देनी है। अगर कुछ ब्लॉकेज ज्यादा है तो हम हैवी डोज देते हैं, जिसको बोलते हैं कि हैवी डोजेज। अगर ब्लॉकेज नहीं है या बिल्कुल कम है और हमें प्रिवेंशन के लिए देनी है तो वो स्मॉल डोज देते हैं। तो हमें दवाइयों की डोज का भी आइडिया मिल जाता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम से, और ब्लॉकेज का भी आइडिया मिल जाता है। और आगे हमें पेशेंट को कैसे एडवाइस करना है लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज, उसका भी आइडिया मिल जाता है। तो हम बोलेंगे लोगों में ईसीजी, इको, टीएमटी अलॉन्ग विद ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें लिपिड, शुगर और एक HSCRP होता है, ये मार्कर। और अगर कुछ लोगों में जिनमें चांसेस है हार्ट डिजीज होने के, इसमें रूल आउट करने की जरूरत है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम भी करके देख लेना चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर तरुण, बैक टू द हार्ट अटैक पॉइंट पे आए अगर, तो हार्ट अटैक, केवल अगर हार्ट अटैक को लेकर मैं बात करूं, उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और वो कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जब भी आपको चेस्ट में पेन हो, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट स्पेशली, या सेंटर ऑफ चेस्ट, जो हैवीनेस हो, लगे कि भारीपन लग रहा है या कुछ साथ में घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है या बर्निंग जैसा पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत जाके एक नियरेस्ट सेंटर में जाके ईसीजी करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर अगर किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ऐसी समस्याएं बड़ी कॉमन सी हो गई हैं, तो ऐसे में सबसे पहले उस व्यक्ति के आसपास या पेशेंट के आसपास मौजूद जो लोग हैं उन्हें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए ताकि जो मरीज है उसकी जान को बचाया जा सके अस्पताल पहुंचने तक? जी, जैसे कि आपने जिम वाला वीडियो दिखाया, तो जब भी ऐसा पेशेंट कहीं भी आप देखते हैं, हो सकता है जिम में हो या स्टेज में हो या कहीं रोड साइड हो, तो उसको एक तो सेफेस्ट प्लेस में लेके इमीडिएटली शिफ्ट करना है कि फ्लैट जगह पे लेटाना है उसको देखना है कि वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा, कि भाई आप ठीक हैं, और साथ में कोशिश करनी है उसकी पल्स फील करने की, पल्स है या नहीं। अगर पल्स नहीं आ रही है तो आपको
इमीडिएटली सीपीआर शुरू कर देना है। जी। सीपीआर आपको सीखना पड़ेगा, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं या जो भी क्लासेस होती है वो कर सकते हैं। तो सेंटर पार्ट ऑफ चेस्ट में आप ऐसे पाम बना के और आपको प्रेशर लगाना है। जी। तो एटलीस्ट आपको हर 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देनी है। तो जी। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। 100 कंप्रेशन देनी है और आपको करते रहना है जब तक या तो होश में नहीं आ जाए, और हेल्प के लिए कॉल करनी है कि भाई कॉल द एम्बुलेंस या कॉल अदर पर्सन। तो जैसे ही एम्बुलेंस आती है आप उसको इमीडिएटली लेके चलेंगे। सीपीआर को बंद नहीं करना है। हर 2 मिनट में आपको चेक करना है कि कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है, जब तक कि कोई हेल्प नहीं आ जाती है। तो सीपीआर सबको सीखने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं बोलूँगा जो जिम जा रहे हैं या जो पब्लिक सर्विसेज में हैं उनको सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि सीपीआर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में जैसे ये वीडियोस आ रहे हैं उसमें सीपीआर का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इससे जो अरेस्ट होता है उसके पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस भी काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। जी डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर क्या कोई ऐसी एसओएस दवाई है जो हर किसी को अपने पास रखनी चाहिए और ऐसे मौके पर खिलानी चाहिए ताकि हम जान बचा सकें किसी की? जी देखिए, सिंपल एक एस्पिरिन की टैबलेट आती है और एक रोजुवास्टैटिन या स्टैटिन्स की टैबलेट्स आती हैं, जी। है ना। अगर ये सिंपल सी टैबलेट्स अगर आप ले लेते हैं उस टाइम तो थोड़ा सा पेन रिलीफ होने के चांसेस है। एक टैबलेट है सॉर्बिट्रेट, जी। उसको सबलिंगुअली जीभ के नीचे रख के आप देख सकते हैं कितना रिलीफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा दवाइयों को वेट नहीं करना है आपको, अगर दवाइयाँ हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फटाफट नियरेस्ट सेंटर में जाके चेकअप करवाइए, क्योंकि डिले ही जब भी हार्ट अटैक का व्यक्ति हो तो कोई नहीं बता सकता कि उसको पास कितना टाइम है। उसके पास जी। आधा घंटा है, 10 मिनट है या वो 4 घंटे का टाइम देगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी डॉक्टर तरुण, दूसरी ओर जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि लोगों को सीपीआर सीखने की ज़रूरत है, लोग ये सीख पाए, समझ पाए कि अगर उनके सामने कोई ऐसी हेल्प चाहता है तो उसे मिल पाए। क्या आपको लगता है कि जो नॉर्मल हमारी स्टडीज़ हैं, मतलब स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, वहीं से बच्चों को ये सिखाना शुरू किया जाए थोड़ा बहुत चीज़ें कि आगे बिल्कुल। चलकर ये चीज़ें काम आए? बिल्कुल, एक्चुअली जो सीपीआर है आज की डेट में मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट हायर एजुकेशन लेवल 11-12 से स्टार्ट कर देना चाहिए सीपीआर जी। की ट्रेनिंग, जी। स्कूल्स, कॉलेजेस में और इवन पब्लिक ऑफिसेज में, ताकि जी। लोगों को सीपीआर एक आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में हर किसी को एक सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि बेसिक सीपीआर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहा गया है कि बेसिकली इवन बैड सीपीआर इज ए गुड सीपीआर। कहने का मतलब है कि नहीं, जो सीपीआर नहीं हो रहा है उससे बेटर कुछ भी सीपीआर पेशेंट को मिल जाता है, उससे उसके लाइफ जी। सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीपीआर आना बहुत जरूरी चीज़ है, इसको बिल्कुल। करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर तरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। दीप्ति अरोरा जी